नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी अ पाठ्यक्रम में सम्मिलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है कविता का अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। छायावादी एक युग है बच्चों, जैसे हमने पहले भी बताया था। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। और इसी प्रकार छायावाद उस आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाली एक काव्य धारा है, एक परंपरा है। छायावाद में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, एक अलौकिक प्रेम का वर्णन भी इसमें किया जाता है और एक रहस्यवाद सा यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो छायावाद के प्रमुख 4 कवि माने जाते हैं, जिनमें सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद हैं। ये 4 प्रमुख कवि छायावाद के अंतर्गत आते हैं और जिनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक प्रमुख कवि हैं। इन 4 कवियों में से जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में। आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अब इनके जीवन के विषय में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गोड़ाकोला जिला उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां के निवासी थे, अर्थात वहां पर ये रहते थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय अर्थात स्वयं पढ़कर, सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं, स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। उन्हें संगीत और दर्शन शास्त्र के विषय में भी पढ़ने में अच्छा लगता था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा, इन 2 महान व्यक्तित्व से ये प्रभावित हुए। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी, इनकी काव्यधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। अगर इनके जीवन के विषय में हम जानें तो इनके जीवन में अनेक ऐसे दुख थे जिनसे ये बहुत दुखी हुए, जिसमें पहले इनकी पत्नी की मृत्यु हुई और फिर निराला की एक इकलौती बेटी सरोज की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से उनके जीवन में बार बार दुख का समय आता रहा। अनेक परिजनों का निधन हुआ और आत्मीय जनों के असामयिक निधन। असामयिक मतलब समय के बिना, जिसका समय नहीं आया, अभी इतनी आयु नहीं थी कि उनकी मृत्यु हो। जैसा कि हम आयु के अनुसार सोचते हैं कि वृद्ध होने के बाद तो सभी को जाना ही है, तो ऐसा इनके साथ नहीं हुआ था, बल्कि आत्मीय जनों का असामयिक निधन हो गया था और जिसने इन्हें भीतर तक तोड़ दिया। तो उनके दुख का कारण था, क्योंकि उनके स्वजनों की, उनके प्रियजनों की मृत्यु हो गई थी। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। साहित्यिक मोर्चा अर्थात जहां लेखन की बात आती है, जहां कवि कविताएं लिखते हैं, तो उस क्षेत्र में भी जहां अन्य कवियों के साथ इनका अनवरत संघर्ष चलता रहा, लगातार संघर्ष का सामना इन्हें करना पड़ा। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। ये अभी आपने छायावाद के माध्यम से भी जाना कि छायावाद में ये प्रमुख विशेषताएं होती हैं और यही हमें इनके काव्य में भी देखने को मिलती हैं। निराला जी की रचनाओं में हम देखते हैं कि प्रेम की तरलता है, वहीं क्रांति भी दिखाई देती है, विद्रोह की भावना भी दिखाई देती है और एक दार्शनिक की भांति भी इन्होंने बात की है। प्रकृति का विराट स्वरूप, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म छायावाद की विशेषता है कि वो बिल्कुल बारीक मनोभावों का और भावनाओं का एक सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, बहुत नजदीक से
स्थूल ना करके सूक्ष्म का वर्णन करते हैं, अर्थात बहुत छोटी से छोटी, बारीक से बारीक भावना का, ऐसी बारीक सुंदरता का वर्णन बहुत विस्तार से ये करते हैं तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। तो सबसे पहले मुक्त छंद में इन्होंने रचनाएं लिखनी आरंभ की, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति। तो इनकी कविताओं में हम खास तौर पर देखते हैं या इनकी अन्य रचनाओं में कि इन्होंने शोषित वर्ग के प्रति अनेक भाव प्रकट किए हैं और उनके विषय में लिखा है। शोषित, जिनका शोषण किया जा रहा है, उपेक्षित, जिनकी उपेक्षा की जा रही है, जैसे किसान वर्ग है या गरीब लोग हैं, मजदूर हैं। इस प्रकार से ऐसे लोगों को इन्होंने अपने काव्य का, अपनी रचनाओं का एक भाग बनाया है। उनके आधार पर ही इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। पीड़ित और प्रताड़ित जन, जो दुखी हैं, प्रताड़ित हैं, अन्य वर्गों द्वारा जिनको परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों के विषय में इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है कि जो शोषक वर्ग है, जो शोषण कर रहा है, शोषण किसी को दबाना, एक्सप्लॉइट करना, तो ऐसे लोगों का के विषय में भी इन्होंने लिखा है कि जिनका शोषण किया जा रहा है और शोषक वर्ग वे जो उनका शोषण कर रहे हैं। तो इस प्रकार के हमें उनकी रचनाओं में पढ़ने के लिए मिलेगा। अब इनकी कविता हम पहली कविता उत्साह पढ़ेंगे, जिसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं। उत्साह क्या होता है बच्चों? उत्साह की खुशी है, उमंग है। अगर आप खुश हैं तो आप उत्साहित होते हैं, है ना? आप के मन में ही उत्साह समा जाएगा। उत्साह यहाँ पर किसका उत्साह है? तो प्रगतिवादी कविता उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान अर्थात पुकारना। किसको पुकारा जा रहा है यहाँ? प्रगतिवादी कविता उत्साह एक आह्वान गीत है। इसमें निराला जी अपने प्रिय बादल से, घनघोर गर्जन से आकाश को बार बार भर देने का आग्रह करते हैं। देखिए किसके उत्साह की बात हो रही है? बादल के उत्साह की बात हो रही है। बादल के उत्साह द्वारा अन्य लोगों में उत्साह भरने की बात हो रही है और कवि बादल को पुकार रहे हैं उत्साह को भरने के लिए। आप देखते हैं कि बादल, घनघोर घटाएं छाई हुई होती हैं, बादल हैं धरती पर, छाए हुए हैं बादल धरती पर, तो सबका मन प्रसन्न हो जाता है। सभी सोचते हैं कि बहुत प्रचंड गर्मी थी, बहुत प्रचंड गर्मी थी और बुरी हालत लोगों की गर्मी से हो रही है, पसीने से हो रही है। ऐसे में यदि बादल छा जाते हैं तो सारा दृश्य ही परिवर्तित हो जाता है, सभी खुश हो जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और वो घनघोर गर्जना के साथ जब बादल अपना जल बरसाते हैं तो गर्मी से परेशान धरती और धरतीवासी दोनों ही सुखद अनुभव करते हैं। एक ऐसा वातावरण स्थापित हो जाता है कि सभी प्रसन्न हो जाते हैं और धरती में इसके साथ और भी बात है कि सभी खुश तो होते ही हैं, साथ ही धरती की प्यास, जो पानी की कमी है, वो पूरी होती है और हरी भरी धरती भी हो जाती है, क्योंकि जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, जल बरसने से वहां हरियाली छा जाती है। तो इस प्रकार पानी द्वारा, बादलों के द्वारा पानी बरसाए जाने पर, बादलों द्वारा वर्षा किए जाने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी का वर्णन कवि ने अपनी कविता में दिया है और इस उत्साह के माध्यम से कवि ऐसा भी कहते हैं कि जो बादल लोगों में क्रांति का उदय करने वाला है, कि बादल आए, उमड़ घुमड़ कर आए, जोर से गर्जना करें और साथ ही लोगों में क्रांति उत्पन्न करें। वास्तव में ये कविता उस समय की है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। ऐसे समय में इसका उद्देश्य यह भी है कि लोगों में क्रांति की भावना को उत्पन्न करना, लोगों में ऐसे विचार उत्पन्न करना जिससे वो नए के प्रति, नई सर्जना करने के प्रति उत्साहित हो, नए जोश के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़े। साथ ही ये कविता ऐसे एक प्रतीक के रूप में भी स्थापित होती है, उभरती है, जो नए कवियों को ऐसा संदेश दे रही है कि वो नई रचनाएं करें और किस प्रकार की रचनाएं करें, उत्साह वाली, उमंग वाली, नए आगे बढ़ने की रचनाएं
करवाना चाहते हैं कवि। आगे देखते हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. तो इसमें निराला जी ने अपने प्रिय बादल से घनघोर गर्जन से आकाश को बार बार भर देने का आग्रह किया है। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। अब कैसे काले घुंघराले बाल हैं, देखिए चित्र में दिखाया गया है। आप देख रहे हैं बच्चे के घुंघराले बाल हैं। ऐसे ही चित्र में देखिए, दूसरे चित्र में जहां बादल भी इसी प्रकार घुंघराले से प्रतीत हो रहे हैं, आप देख रहे हैं इनका आकार। तो इस प्रकार ये एक समानता दर्शाई है उन्होंने, बच्चे के घुंघराले बालों के समान बादलों को दर्शाया है कि घुंघराले बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। ऐसा दृश्य कवि ने अपनी कविता में उत्पन्न किया है। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। कवि बादल को बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह करते हैं कि सबकी प्यास बुझाएं, बादल बरसकर और गरज कर सभी को सुखी बनाने का एक आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। कवि के अनुसार बादल के गर्जन में क्रांति की चेतना निहित है। तो कवि ऐसा भी कहते हैं कि बादल की गर्जना, बादल का शोर, बादल की जो जोरदार आवाज है वो एक क्रांति उत्पन्न करने वाली है, क्रांति की चेतना उत्पन्न करने वाली है। लोग उत्साहित हो इस चेतना से नव निर्माण करेंगे। कवि कहते हैं कि इस चेतना से, इस उमंग से लोग नव निर्माण करेंगे, अर्थात नए का निर्माण करेंगे, नया साहित्य, नई कविता रचेंगे, संघर्ष कर सामाजिक बुराइयों को दूर करेंगे। तो ऐसे नए समाज, ऐसी नई रचनाओं की कवि आशा कर रहे हैं। कवि बादल से वज्र सा कठोर बन हृदय में छिपी बिजली को क्रांति के आवाहन के रूप में प्रकट करने का आग्रह करते हैं। फिर शब्द का बार बार प्रयोग कर सामाजिक क्रांति और बदलाव की आवश्यकता को महसूस करते हैं कि बार बार ये फिर शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं उसके माध्यम से कहना चाहते हैं फिर से बदलाव लाना, फिर से क्रांति करना, एक बदलाव की आवश्यकता को महसूस करते हुए कहते हैं। बादल धरती पर लोगों को गर्मी और अनेक समस्याओं से विकल होता देख दुखी और अनमना है। बादल स्वयं परेशान है क्योंकि धरती पर लोग जो हैं गर्मी से परेशान हो चुके हैं, दुखी हैं, अनेक समस्याएं सामने आ रही हैं। तो इसी कारण से बादल दुखी है और अनमना है, उसका मन नहीं लग रहा। कवि बादल से कहते हैं कि अज्ञात दिशा से, अर्थात कवि को नहीं पता किस दिशा से, कहीं से भी बादल आए, उमड़ घुमड़ कर बादल आए, कहां से आ रहे हैं वह नहीं जानता। ऐसी अज्ञात दिशाओं से सभी तरफ से बादल आए और गर्जन करके, अपनी जोरदार आवाज करके, गर्जना करके वह लोगों में क्रांतिकारी चेतना जगाएं, लोगों में उत्सुकता पैदा करें, लोगों में चेतना जागृत करें, लोगों को जगाएं, लोगों को संघर्ष के लिए उत्साहित करें, धरती को अपनी शीतल जलधारा से ही नहीं क्रांति के आह्वान से भी शीतल एवं सुखी बनाए। तो इस प्रकार कवि ने उत्साह कविता द्वारा बादल से का आह्वान किया है और ये एक उनसे निवेदन किया है कि वो आए, उमड़ घुमड़ कर आए, लोगों में नई चेतना जगाएं, धरती की प्यास बुझाएं और जहां पर भी सूखा है वहां हरियाली करें, साथ ही अनेक समस्याओं से जो लोग परेशान हैं उनको दूर करें, समाज में आवश्यक बदलाव लेकर आए। अब कविता देखते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ,
बादल गरजो। वो कवि आह्वान कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। कवि बादल को संबोधित कर रहे हैं, बादल गरजो, कि क्या करना है, बादल को गरजना है। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, कि हर तरफ से घिरकर, हर तरफ से घिरकर घोर गगन में एक गगन मतलब आसमान, धाराधर ओ, धाराधर अर्थात धारा के प्रवाह को धारण करने वाला, धारा को धारण करने वाला, किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बादल के लिए। पर्यायवाची शब्द में भी आप इस्तेमाल करेंगे इसका, इस धाराधर का अर्थ है बादल। तो घेर घेर घोर गगन, गगन धाराधर ओ, कि सारे गगन को घेर कर सब दिशाओं से बादल तुम आ जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित अर्थात सुंदर, ललित ललित काले घुंघराले। आपने देखा था अभी चित्र में, जैसे बच्चे के बाल हैं काले घुंघराले, उसी प्रकार बादलों की कल्पना की गई है कि काले घुंघराले बालों के समान, बाल कल्पना कैसे पाले। जो बाल हैं बच्चे के बालों के समान, वो कल्पना के समान है, बच्चे की कल्पना के समान है। काले घुंघराले बादल इसी प्रकार हैं जैसे बाल कल्पना, जैसे बच्चे की कल्पना है। बाल कल्पना बच्चे की कल्पना, बच्चे की कल्पना जो है वो स्थायित्व लिए हुए नहीं होती है ना। बच्चा कभी कुछ विचार कर रहा है, कभी कुछ विचार कर रहा है, उसमें स्थायित्व नहीं है, जड़ता नहीं है, नयापन है, हर बार नई कल्पना, एक नया विचार। तो इसी प्रकार कवि कहते हैं कि बाल कल्पना कैसे पाले, नए विचारों के साथ तुम आओ। विद्युत छवि उर में, कि आप तुम्हारे उर में, तुम्हारे हृदय में क्या है, विद्युत बिजली, तुम्हारे हृदय में जो बिजली है, कवि नव जीवन वाले, कवि को उससे नव जीवन प्रदान करो, उनमें नवीनता लेकर आए वो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वज्र छिपा, वज्र जो है संस्कृत का शब्द है और इसके दो अर्थ हैं, एक तो शस्त्र हथियार के रूप में, इंद्र का भी हथियार होता है वज्र। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वज्र का अर्थ है संस्कृत का शब्द है वज्र, और जिसके दो अर्थ हैं, एक पहला अर्थ तो है शस्त्र या हथियार, इंद्र का वज्र भी हो सकता है, और दूसरा है बिजली, आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली अर्थात आकाश की बिजली। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि उस वज्र को छिपा लो और एक नई कविता तुम लेकर आओ। वो ऐसी कविता, उसके हृदय के भीतर एक नवीन ऊर्जा देने वाली। बिजली क्या कर रही है, विद्युत क्या कर रही है, विद्युत के समान, बिजली के समान एक नई चमक वाली उत्साह, उमंग कवि के हृदय में भर दो, जिससे वो नवीन कविताओं का, नई कविताओं का सृजन कर सके, रचना कर सके। इसलिए कवि कहते हैं कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि उनके अंदर एक बिजली के समान प्रकाश, एक ऊर्जा तुम स्थापित कर दो और नई कविता से भर दो उसको, और बादल गरजो। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions.
Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल विकल, विकल अर्थात व्याकुल। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, व्याकुल थे। बादल विकल थे, दुखी थे देखकर धरती के लोगों की दशा कि किस प्रकार गर्मी से या अन्य परेशानियों से, अन्य दुखों से धरतीवासी और धरती दुखी है। विश्व के निदाग के सकल जन। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, उनका मन नहीं लग रहा था, अनमने थे। बादल अनमने थे, व्याकुल थे। किस लिए व्याकुल थे? विश्व के निदाग के। विश्व मतलब संसार, दुनिया, निदाग गर्मी, सकल अर्थात सारे, जन मतलब लोग, सभी लोगों को गर्मी से परेशान देखकर बादल व्याकुल हो गए, अनमने हो गए। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात दिशा से अनंत के घन तुम आ जाओ। अज्ञात दिशा से, किसी भी दिशा से, किसी ऐसी दिशा से जिसको कभी भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, ऐसी दिशाओं से भी तुम आओ और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त अर्थात गरम, गरम जो धरती है, जो भूमि है, उसे जल से शीतल कर दो अर्थात वर्षा कर दो। बादल गरजो, बादल गरज गरज कर आए और वर्षा करें, कवि ऐसा कह रहे हैं। शब्दार्थ देखिए। धाराधर अर्थात बादल, उन्मन अर्थात कहीं मन न टिकने की स्थिति, अनमनापन, निदाग गर्मी, सकल सब या सारे, आभा अर्थात चमक, वज्र अर्थात कठोर या भीषण, अनंत जिसका अंत न हुआ हो, तप्त अर्थात तपती हुई, शीतल अर्थात ठंडा, ललित अर्थात सुंदर, विद्युत बिजली, छवि सौंदर्य, उर का अर्थ है हृदय और नूतन नया नवीन, विकल अर्थात बेचैन या व्याकुल, अज्ञात अनजान, घन बादल, मेघ, धरा धरती। आइए अब व्याख्या भाग देखते हैं इसका। कवि कहते हैं कि अरे ओ बादल, तुम संपूर्ण आकाश को घेर कर घनघोर गर्जनाओं के साथ उमड़ घुमड़ कर बरसो। फिर काले काले बादलों की तुलना बच्चों के घुंघराले बालों से करते हैं। उनके अनुसार ये घनघोर घटाएं मानो मन की कल्पना से पाले गए घुंघराले बालों के समान सुंदर हैं, कि मन की कल्पनाओं के समान हैं, जिनके हृदय में बिजली की अनोखी शोभा छिपी हुई है। बादल कड़कते हैं, गरजते हैं, तो बादलों के बीच बिजली की रेखा दिखाई देती है। एक आपको लाइन सी नजर आती है, एक रेखा के समान बिजली दिखाई देती है। जब बिजली कड़कती है, बादल गरजता है, घने काले बादलों के बीच चमकती बिजली की रेखा मानो नया जीवन देने वाली होती है। कभी कहते हैं कि वो नया जीवन देने वाली रेखा है। प्रचंड गर्मी से जब समस्त प्राणी जगत त्राही त्राही करने लगता है, वनस्पतियां सूख जाती हैं, तब उन सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मानो बादल मूसलाधार बरसने लगते हैं। मूसलाधार बरसना अर्थात लगातार बरसना। उसके इस भयंकर रूप को देखकर कवि को लगता है कि उसके भीतर कठोर वज्रपात करने की शक्ति भी छिपी हुई है, कि एक ऐसी शक्ति उसके अंदर छिपी हुई है जो परिवर्तन कर सकती है। क्योंकि जहां भीषण गर्मी से सारी धरती और धरतीवासी परेशान थे, घनघोर बादल गरजने पर, वर्षा होने पर, बिजली कड़कने पर वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार ऐसी नई ऊर्जा, ऐसी नई चेतना कवि लोगों में भरना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो कि एक बार सब कुछ तहस नहस कर सकता है, किंतु कवि उससे अनुरोध करते हैं कि अरे ओ भीषण काले काले बादल, अपनी कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर अभी तुम इस जगत में नया गान, कि उससे विध्वंस नहीं करना, उस शक्ति से विध्वंस नहीं करना, बल्कि नई चेतना जगानी है। नया गान, नई कविता अर्थात नए प्राण भर दो
मृत प्राय सबको नवजीवन दो। आकाश में उमड़ते घुमड़ते घनघोर बादल, बादलों को देखकर आकाश में उमड़ते घुमड़ते घनघोर बादलों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि वे कुछ बेचैन से हैं और इसलिए वे कुछ अनमने से दिखाई दे रहे हैं। अचानक कवि को याद आता है कि समस्त जगत के लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। शायद इसीलिए आकाश की किसी अनजान दिशा से आकर ये काले काले बादल संपूर्ण तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। बादल चाहते हैं कि वे आएं और धरती पर बरस जाएं। तभी तो कवि उन घनघोर बादलों से आग्रह करते हैं कि अरे ओ श्यामघन, श्यामघन अर्थात काले बादल, तुम खूब गरजो, खूब बरसो और सारी धरती को शीतल व तृप्त कर दो। तो इस प्रकार कवि ने बादलों से निवेदन किया है कि वे धरती पर आएं और बरसें और बरसने के साथ ही समस्त धरती के सारे कष्टों को वे हर लें, सभी में नई चेतना को जागृत कर दें। विशेष देखिए इन काव्य पंक्तियों का। कवि अपने अनुरोध के द्वारा बादलों को बरसने के लिए कहकर समस्त प्राणी जगत में नया जीवन और नया उत्साह भरने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात है इसमें कि कविता खड़ी बोली में रचित है, किंतु कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्द जैसे विद्युत, विकल, निदाघ, अज्ञात, अनंत आदि का प्रयोग हुआ है, उनका समावेश है। घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है। आप देख रहे हैं घ घ घ की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। घेर घेर, ललित ललित, विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है कि उनमें बार शब्दों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना कैसे कि बाल कल्पना के समान है, कैसे से के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। बादल का मानवीकरण किया गया है, बादल को एक मनुष्य के रूप में बताया गया है कि वो आए और धरती पर सबको एक नया जीवन प्रदान करे। उसकी बच्चे के बालों के समान उसके सादृश्य दिखाया है, वहां पर तुलना की है, तो इस कारण से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। संबोधनात्मक शैली है, जो कि हमने सबसे पहले बात की थी, जो कि पहले ही शब्द में आती है। देखिए, बादल गरजो, तो इसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि बादल को संबोधित किया जा रहा है, बादल को संबोधित करके सब बात हो रही है। इस प्रकार ये संबोधनात्मक शैली है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.